Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेडागोजी स्पेशल सीरीज है जिसमें कुछ 500 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे, आज से पहले बने ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और ऐसे कॉमन टॉपिक्स जहाँ आप उलझते भी हैं आसान समझने की ही वजह से कंफ्यूज होकर के गलत आंसर करते हैं। ठीक है, तो आज है डे 4 है ना। ऐसे बिग बॉस नहीं चल रहा है बट ये लॉकडाउन चल रहा है तो मान लो एक प्रकार का बिग बॉस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल सेशन नहीं हुआ था, आज सेशन है और अब डेली हुआ करेगा इसी एनर्जी के साथ। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, घर पर होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दिमागी वाली जो मानसिक है उसका ज़्यादा ख्याल रखिए। इस टाइम पे इतना प्रेशर और नेगेटिविटी बनती जा रही है माहौल में। ठीक है, तो बिल्कुल 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 चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फुल एनर्जी के साथ। कुछ 30 क्वेश्चंस रहेंगे और लास्ट तक जो 30 के 30 क्वेश्चंस है पूरा एक सेट को आप अटेम्प्ट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। अब बीच में कोई कमेंट कम लिया जाएगा कमेंट, ठीक है। डिस्कस करते हैं, टॉपिक पर आते हैं, है ना। काम पर आते हैं, काम पर। काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा। आगे चलते हैं। एक मंद गति से, ये क्या है, इसको क्या बीमारी आ गई। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। भाई मंद गति मतलब कि स्लो लर्नर ये कह सकते हैं, धीरे धीमे सीखता है। ठीक, अतिरिक्त सहायता की जरूरत होगी, विशेष सहायता की जरूरत होगी, कुछ सहायता की जरूरत होगी या किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। ईश्वर होता है अपने आप में, खुद कर लेंगे स्वयं। बताएं एक बार फटाफट से, आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। बी मतलब कि विशेष सहायता की जरूरत होती है। बहुत ही बढ़िया। अतिरिक्त का मतलब ये थोड़ा ना है आपने ये ऐसा थोड़ा है कि भैया आंगनवाड़ी है तो आटा फालतू रख दिया, ये एक्स्ट्रा में आप ये वाली चीज देते रहना। सबको एक जैसा थोड़े ना दे सकते हो। विशेष सहायता स्पेशलाइज्ड होगी जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। तो शब्दों का खेल है बहुत सारी जगह पर और शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर एक नंबर लेना हो, बात इमोशंस की हो तो बात अलग है, इमोशंस से चलेगा नहीं, नंबर जो है वो दिमाग से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तो भूल जाइए, वैसे सेकंड क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। मतलब कि अति सक्रिय बालक समझते हैं आप, नहीं समझते हैं तो समझिए। इंग्लिश मीडियम में जितने लोग दुखी हैं, हाइपर एक्टिव बच्चा जो कुछ जरूरत से भी ज्यादा एक्टिव है, अब ऐसे बच्चे के लिए आप क्या करेंगे बताएं एक बार। बहुत ही बढ़िया करी सिंह, बहुत ही सिंपल सी है, ऐसा तो कुछ नहीं है स्पेशल। बताइए एक बार। सभी टीचिंग एग्जाम्स में देख सकते हैं, आंसर कीजिए। उसे कक्षा में कोने में बैठने के लिए कहेंगे। जो बहुत ज्यादा सक्रिय बच्चा है उसे आप कोने में बिठाएंगे। ये सर पे चढ़ गया कैमरा ना। या फिर दूसरा ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रख। हाँ चल गया भाई, ठीक है ठीक है। इंटरनेट का इशू है आज, काफी देर से मैं ट्राई भी कर रही थी। देखो एक बार आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नोटा वाला जो ऑप्शन है आप प्रेस कर सकते हैं, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्यों? क्योंकि अति सक्रिय, क्या चाहता है भाई ये इंटरनेट। अति सक्रिय बालक की अगर हम बात करें जो हाइपर एक्टिव है, तो उस केस में आप उसे ना तो कोने में बिठा देंगे साइड में, ना आप उसे पहली पंक्ति में बिठाकर उस पर कड़ी नजर रखेंगे, मतलब क्या आप हिटलर हैं, या फिर उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे। इन तीनों एक्टिविटीज से बच्चे की लर्निंग पे कोई खास अंतर पड़ नहीं रहा, उसको आप एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं ये काम करके। तो क्या करेंगे आप, छोटे छोटे ऐसे इंटरेस्टिंग टास्क वगैरह दे सकते हैं जिससे उसका जो ध्यान है वो एक जगह थोड़ी देर के लिए टिक सके, क्योंकि ये बहुत देर तक अटेंशन को एक जगह पर नहीं रोक सकता। इसलिए आप क्या करेंगे, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज, छोटे छोटे ड्यूरेशन के टास्क उसको असाइन करेंगे जिससे उसका इंटरेस्ट बने और धीरे धीरे उसकी अटेंशन इंक्रीज हो। ठीक है बात। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे फटाफट से। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, भाई जिसकी जो दृष्टि है वो न्यून है, मतलब ठीक से देख नहीं पाता बच्चा, प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित कह सकते हैं। जो कम देख पाएगा बच्चा, उसके लिए आप
क्या करेंगे? पहला है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, मतलब क्या पैर नीचे, मतलब पैर ऊपर सर नीचे कर देंगे, या फिर निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, मतलब कि ठीक है आप कहेंगे यार तूने अच्छा काम नहीं किया, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू तो कमजोरी है। या फिर इंग्लिश मीडियम वाले दुखी ना हो, सिर्फ 10 दिन की ये सीरीज है जिसमें से आगे 7-8 दिन ही बचे हैं, तो कोऑपरेट कीजिए। नेक्स्ट है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। भाई आप क्या है एक नॉर्मल व्यवहार करेंगे क्लासरूम में और ऑडियो सीडी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें वो ओरल जो तरीका है, मतलब जिससे वो सुन सके, ओरल नहीं ओरल जो तरीका है जिससे वो सुन सके अपने ओरल सेंसेस का यूज करके, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। आंसर क्या होगा? सी होगा। बच्चा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है आप हर प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करते हैं, समावेशी शिक्षा में समावेशन करते हैं हर प्रकार के बच्चे का, चाहे उसको कोई भी समस्या हो, अपने मेथड में बदलाव लाके, ना कि बच्चे में बदलाव करके। ठीक है, तो एक जनरल बच्चे की तरह उसको भी एक बच्चा ही मानेंगे, भाई ऑब्वियसली बच्चा है और हम सभी अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसमें कुछ ये नहीं है कि हीन है या कुछ भी है। और क्या करेंगे उसकी मदद के लिए? वो बेहतर कैसे सीखेगा, उसके लर्निंग स्टाइल क्या होगा? भाई जो देखने में जिसको समस्या है, अब उसके सामने आप टीवी लाके रख दो तो उसको और ही प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो है नहीं कि आंखें ठीक हो जाएंगी। तो आप जो बाकी के सेंसेस तो काम कर रहे हैं ना अच्छे से, तो आप क्लियर बोलेंगे, ऑडियो जो टेप्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे जिससे वो बेहतर सुन के समझ सके। और क्या करेंगे? टैक्टाइल जो चीजें हैं, मतलब जो लुइस ब्रेल की वो लिपि थी ना, कौन सी, क्या कहते हैं उसको, ब्रेल लिपि, उसका इस्तेमाल करेंगे, या टच करके जिन चीजों को वो सीख पाए उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? मतलब कि आर्टिकल 41 एंड 46 जो है वो किस एक चीज से रिलेटेड हैं, ये बताएं एक बार। जुलाई में सीटेट होगा, मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड होगा, और ईश्वर नगर एक्सटेंड हो। नेक्स्ट है ऑप्शन देखिए, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों की रुचि है। कमेंट ले लिया सुनीता संगवान जी आपका, मैं एकदम अच्छी हूं, कैम लिया। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रामायण देख रहे हैं आप, सही है, मैं भी देख रही थी। बताओ एक बार। बी? ना ना ना, देखो ये जो बात है ना, हाँ देखो देखो तुक्का मारा, ये कौन है? भावना है, कोई बात नहीं भावना, ठीक। विकलांग व्यक्तियों का बात हम मान लेते, अगर सिर्फ 41 की बात हो रही होती तो हम कह देते कि राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, या उनको असिस्टेंस मिले, ठीक है, चाहे वो सोशली इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका कमजोर हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, इन सब की बात हुई है। लेकिन सिर्फ डिसेबल्ड की बात दोनों नहीं करते। इसमें जो इकोनॉमिक रूप से या जिस भी वजह से वंचित हैं लोग, चाहे वो एसटी वाले हों चाहे एससी वाले हों, जो 46 है आर्टिकल वो बात करेगा, जो किसी भी वजह से डेप्राइव्ड हैं सामाजिक या आर्थिक स्थिति से, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं हो रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कई जगह पे ये भी मिल सकता है विकलांग व्यक्ति, बट इसका आंसर जो सही होगा 41 और 46 के अकॉर्डिंग वो डी ही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी के मध्य अंतर नहीं कर सकता, तो यह है मतलब कि 16 जो है वो 61 लिखेगा, और बी और डी में देखते होंगे आप बचपन में, शायद आपने भी कभी गलती की हो बी और डी समझने में, पढ़ने में या लिखने में भी। तो ये कौन सी एक प्रॉब्लम है? पहला है मानसिक दोष है, यानी मेंटल कुछ एबिलिटी है उसको, मतलब डिसेबिलिटी है, या फिर सीखने में असक्षम यानी अक्षम कह सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर दृष्टि दोष है, मतलब पढ़ने में परेशानियां, देख नहीं सकता, या मानसिक क्षय है। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, 1700 लोग देख रहे हैं, 600 लोगों ने लाइक किया है, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। दिमाग से ही हो सकता है वैसे, तो अपना काम है नहीं कुछ, मतलब हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, बाकी तो हमने कहानियां बनाई हुई हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन, मतलब सीखने में अक्षम, बिल्कुल। लर्निंग डिसेबल्ड कह सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ना, एलडी जो होती है, उसमें से क्या है? ये डिसलेक्सिया है बच्चे को, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिसलेक्सिया पे ही पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे वो तो पढ़ने से संबंधित होता है, तो लिखने में गलती क्यों है? भाई जो पढ़ेगा गलत, अगर कोई 16 को 61 पढ़ेगा तो 16 थोड़ा ना लिखेगा, 61 ही लिखेगा फिर तो पढ़ने की वजह से जो लिखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो राइटिंग
पर भी चला जाता है, लेकिन मेनली जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर है। जब वर्ड्स को पहचानने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, यानी बी को डी, है ना, ये इसको आपका 100 को वॉज, मतलब उल्टा ये रिवर्स कर सकता है चीजों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लिख नहीं पा रहा, लेकिन चीजें जो है वायरिंग खराब है, तो सीखने में अक्षम कहेंगे। ठीक है, जो वही इस ईशान अवस्थी है, इसी का एग्जाम्पल है। बहुत ही बढ़िया जिन्होंने लाइक कर दिया। क्या क्या हुआ, क्या बीमारी आई, कौन है? ता, नहीं नहीं, ये ताने कहाँ, कौन से ताने युवराज, क्या है यार, ये तो पन है ना, ऐसे आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसे कोई ताने वाने, क्या क्या कैसी बात करते हो है? व्यक्तियों की शारीरिक बीमारियों में क्या मोहल्ले की औरतों की लड़ाई हो रही है कि मजाक करते हो यार। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितनी प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये बताएं, है ना। आंसर कीजिए फटाफट से। आंसर कीजिए। हाँ, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोग के। 51 से 69, ये कोई बुद्धि लब्धि थोड़ी है। एवरेज जो हम मान लेते हैं, ऐसा भी कोई 50 से 70%, मतलब जो हमारा स्ट्रेस है मेंटल, वो हमारी शारीरिक बीमारियों का भी कारण बनता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं एक लंबे समय तक, तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये बहुत ही कॉमन बात है, हर किसी ने फील किया होगा। यदि आपने मेंटल प्रेशर को, स्ट्रेस को, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी को डील किया है, तो फिजिकल प्रॉब्लम 100% आनी ही आनी है। ठीक है, तो जो ये दिमाग मशीनरी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी फिजिकल एस्पेक्ट में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है, यानी कि लर्निंग जो कर्व है, जिसकी बात हरमन एबिंगहॉस करते हैं, इसमें जो पठार है यानी कि प्लेट्यू जो है लर्निंग के अंदर, वो क्या दर्शाएगा? पहला है विलोप को, पुनर्बलन, स्वतः पुनः प्राप्ति, या फिर आपका शून्य अथवा नगण्य सुधार। आंसर कीजिए फटाफट से। मैं बेहतर हूं अभी, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है सही है। बहुत बढ़िया जीवन दान, धन्यवाद। आंसर कीजिए। अरे यार, प्लेट्यू जो होता है उसका मतलब है शून्य अथवा नगण्य सुधार। लर्निंग वाला वीडियो देखिए, लेट्स लर्न पर पड़ा हुआ है। जीरो अथवा कह सकते हैं कि नो प्रोग्रेस, जीरो और नो प्रोग्रेस। यहाँ पर भाई प्लेट्यू कब बनेगा? प्लेट्यू बनेगा जब आपका जो लर्निंग कर्व है, आप धीरे धीरे अच्छे से सीख रहे थे, फिर एक समय पे जाके ये फ्लैट हो जाएगा, मतलब आपकी वृद्धि नहीं हो रही सीखने में, मतलब वो एटलीस्ट ऑब्जर्वेबल नहीं है जो वृद्धि है। तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कोई सुधार नहीं दिख रहा, तो ये प्लेट्यू है, पठार है। जो किस वजह से आएगा भाई? शुरुआत में तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता था, 4 दिन पहली क्लास लेने आप सभी आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? इंटरेस्ट डाउन होने लग गया, तो पठार आ जाएगा सीखने में। जो सीखना इस तेजी से जा रहा था, अब वो ऐसे चला जाएगा, फिर इसके बाद प्रोग्रेस हो सकती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कमेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान भटका रहे हैं आज, कमेंट्स बंद करने पड़ेंगे। धन्यवाद लवली पांडे। आगे बढ़ेंगे। एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, डैश दृष्टिकोण पर आधारित है। वो क्लासरूम जहां बच्चों को एक्टिवली क्वेश्चनिंग के लिए एनकरेज किया जाता है कि भाई पूछो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल जो है वो ऐसा है कि आप अपनी बात कह पाए और शिक्षक अपनी बात कह पाए। तो इस विषय में ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का एक थॉट है, कौन लोग हैं, कौन सा वाद है जो इस चीज को प्रमोट करेगा कि भैया बच्चे क्लास में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। सही है, बहुत ही बढ़िया। मनोविश्लेषणवाद ना क्लासरूम में कम यूज होता है, काउंसलिंग में ज्यादा यूज होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आंसर की, तो ये निर्मितवाद होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, जहां ये माना जाएगा कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात ज्यादा करेगा। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म, जिससे पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर ये सब बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा जरा देखेंगे थोड़ा सा। सीखने की विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल होगा, जो सीखना है वो
यूनिवर्सल होगा, सभी लिविंग बीइंग्स में लर्निंग होती है, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, है ना। लर्निंग सभी में होती है, यूनिवर्सल है, चाहे आप अमेरिका में रहें, यहाँ रहें, कोई और आप हो, एक पशु हो, वो भी सीखता है। यानी लर्निंग यूनिवर्सल है, सभी लिविंग बीइंग्स में होती है। निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी में होती है लर्निंग, आप निरंतर रूप से सीखते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली जीवन पर्यंत। बात तो ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं तो सही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के दोनों ही सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सिंपली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। यानी समस्या के अचानक समाधान मतलब कि एकदम तुरंत तुरंत समाधान, सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सडन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या कौन सी थियरी है ये? फटाफट से बताएं। संक्रियात्मक अधिगम है, सूझ का सिद्धांत है, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत है, या फिर फोर्थ ऑप्शन अनुबंधन का सिद्धांत है? बताएं एक बार। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। पूनम कौशल कह रही हैं बी है आंसर। देखते हैं पूनम जी क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सूझ का सिद्धांत यानी इंसाइट थ्योरी या इंसाइटफुल लर्निंग कह देते हैं जिसको दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने। कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग, जो कि गेस्टाल्टवाद की एक थियोरी है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? वर्टहाइमर या वर्दीमीर, ये तीन लोग थे जो इंपॉर्टेंट थे गेस्टाल्टवाद में। कोहलर, कोफका और ये आपका वोल्फगैंग कोहलर, वर्टहाइमर, और एक और तीसरे कौन से व्यक्ति थे जरा बताइएगा? वर्टहाइमर, कोहलर, कोफका, तीन लोग थे, और कर्ट लेविन भी इनसे रिलेटेड हैं। वो भी गेस्टाल्टवाद को मानते हैं। गेस्टाल्टवाद बेसिकली, गेस्टाल्ट का मतलब होता है एक बड़ा सा होल, समग्र की बात करेंगे ये कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो हम चीजों को होल में देखते हैं, हम अगर कुछ पूरा एक मान लीजिए कुछ देखेंगे भी बाहर, कोई हमने मान लो चित्रकारी ही देखी तो हमारा पूरा ध्यान जाएगा उसे कंप्लीट पिक्चर पे, फिर हम पार्ट्स से मिलके या पार्ट्स से अलग दिखेगा होल, ऐसी बात करेंगे गेस्टाल्टवादी। और एकदम से जो हमें सडन आइडिया आता है ना, भाई एक आइडिया आया है मुझे, तो ये जो आइडिया है ये इंसाइट है, यानी सूझ का सिद्धांत है। दिमाग की एकदम बत्ती जली आपकी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। मतलब लर्निंग की वो स्टेज जहां एक दूसरे को, जो सहयोगी हैं, जो पीयर लर्नर्स हैं, वो क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, यानी कि मोटिवेट करेंगे। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है। नहीं, टीम टीचिंग होती है जब जिसमें बेसिकली टीचर्स जो है मल्टीपल टीचर पढ़ाएं आपको एक कोर्स के अंदर या एक क्लासरूम के अंदर। मान लीजिए, चलो आपके टर्म में अगर एग्जांपल लें कि सीटेट है या कोई भी एक मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन ही है, वहां एक सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, दैट इज टीम टीचिंग। कि जो टॉपिक्स हैं वो बढ़ जाएंगे, बच्चे जो हैं उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और आप चूज कर सकते हैं, या जो जिनका जिन टॉपिक्स पर ज्यादा अधिकार है वो उतना अच्छे से उसको करा सकते हैं। टीम टीचिंग होती है जिसमें मल्टीपल टीचर्स काम करें। यहाँ पे टीचर्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है अधिगमकर्ताओं की, जहां एक दूसरे को वो क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सहयोगी अधिगम है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, जहां वो कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके साथ में एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, सीखेंगे। ठीक है आंसर। तो जो ऑप्शन है वो सी है। याद मत करिए, मत चीजों को समझिए जिस तरह। फिर है जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, फिर है स्व जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, यानी, और फिर है उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आपका रत्नेश जी। आप जैसे जो महान लोग हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं सभी लेट्स लर्न पर उन लोगों को देख के जो एकदम उत्साहित रहते हैं, एकदम जैसे अभी वो लास्ट क्वेश्चन था, प्रेरित करते हैं एक दूसरे को। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया यादव। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कैसे? इफेक्टिव मतलब एक अच्छा स्टूडेंट कह सकते हैं भाई, जो सेल्फ डायरेक्शन दे सके खुद को कि भाई इतने टाइम में मुझे ये करना है, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, ये चीजें निपटा लूंगा पढ़ के, इस तरीके से पढ़ूंगा, 2 घंटे ये काम करूंगा, 4 घंटे खेलूंगा, 5 घंटे फोन में लगूंगा। मतलब इस तरीके से उसको मैनेज करना है, खुद को डायरेक्शन देना है। जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा, ऐसा ना हो आप रिजिड हो,
मतलब जो बात आपको अच्छी लगे अगर वो करे कोई तो बहुत अच्छा, आपको वाह वाह करो आप। और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कोई अलग बात करे या कुछ नई विचारधारा डिस्कस करे तो आपका जो दिमाग है वो बंद हो जाए ढक्कन, और आपको लगे यार ये इंसान मूर्ख है, जो मैं मानता हूं वही सही है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा चीजों को लेकर के, चेंजेस के अकॉर्डिंग। तो आप क्यूरियस हैं, जानने के इच्छुक हैं, उस हिसाब से आप चेंज भी होते हैं टाइम के साथ। स्वयं जागरूकता का मतलब है सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर मतलब कि खुद के इमोशंस को लेकर के, खुद की फीलिंग्स को लेकर के, खुद के इंटरेस्ट्स को लेकर के, खुद के एप्टीट्यूड को लेकर के, मतलब अपने आप को लेकर के जो अवेयर है, खुद को बेहतर तरीके से जान पाए, है ना। अब जरूरी तो नहीं है जैसा आइंस्टाइन ने कहा कि भैया मछली को कहोगे कि उड़ने लग जा तो वो जीवन भर मर जाएगी, वो तो यही सोचते हुए कि मैं कितनी कैपेबल नहीं हूं, इनकैपेबल हूं। ठीक, तो ये एक बात हुई, आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की, ये पूछा हुआ है राजस्थान टेट में पेपर 2 के अंदर। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। मतलब वो स्कूल से आती है, बहुत सारे बच्चे, या हम भी बचपन में शायद कभी किया हो, मुझे नहीं याद। ठीक, तो इस केस में ब्रजेंद्र जी हो जाएगा 2-4 दिन में, बाकी वीडियो कोर्स जो रिकॉर्डेड है वो मिल ही रहा है अभी उधर करियर पर। हाँ, तो एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किस चीज का है? ठीक है, आंसर कीजिए कौन सा एक किस चीज का उदाहरण है, कैसी ये लर्निंग है। ठीक है, बात बच्ची जो थी पहले वो कोट को, जो कोट पहन के जाती थी उसको उतार करके बेड पर डाल देती थी। माँ ने कहा है इसको अगली बार से ना खूंटी पर टांगना, तो वो अगली बार से आती है खूंटी पर टांग देती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। स्टिमुलस क्या है? खूंटी है यहाँ पर, और एक बेसिकली स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स दिया है जिसको कहा गया था उसकी माँ के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो चेन लर्निंग होती है श्रृंखला वाली, उसमें मल्टीपल स्टिमुलस जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी ट्रायल एंड एरर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थॉर्नडाइक की ही ये थियरी है, 100 बार आपने पढ़ी होगी, फिर भी गलती होगी। ठीक है, तो समझेंगे इसको, बताएं एक बार। डी मतलब अभ्यास? नहीं जी, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर जो है वो होगा लक्ष्य, यानी कि गोल। अगर गोल नहीं है तो प्रेरणा नहीं आएगी, अभ्यास नहीं होगा, रेडीनेस नहीं आएगी। तो जो गोल था वो किसके सामने? बिल्ली के सामने, कि जो फिश की स्मेल है, स्टिमुलस है, और जो भूख है उसको पूरा करना है जा करके। ठीक, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको हम कह देते हैं, वो किसने प्रतिपादित की थी? ये आपको आंसर करना है, बताएं एक बार। बाकर मेहंदी ने, ऑसबर्न ने, गिलफर्ड ने, या टॉरेंस ने? आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग को दिया था किसने? एफ ऑसबर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, सृजनात्मकता से, कुछ नया जोड़, नया करने से, नया सोचने से। जब आप ग्रुप में बैठ करके किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए तरीके से ढूंढते हैं, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और आइडियाज की बारिश होने लगती है, और फिर उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाता है किसी एक चीज को। तो यहाँ पे रुकाव नहीं होता कि आपने रोक दिया कि भाई ये चीज गलत है। खुले मन से आप बताने देते हैं सॉल्यूशन, और जो दिमाग में आता है वो लिखते जाते हैं या उसको शेयर करते जाते हैं, ये कह सकते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है। प्रोजेक्ट प्रणाली यानी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया है ये आप बताएंगे। पहला है जे ब्रूनर ने, फिर है रिस्क ने, फिर है किलपैट्रिक ने, या रॉबर्ट ग्लेजर ने? आंसर कीजिए फटाफट से। आप इसको टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, वो लोग जो लेट्स लर्न पर बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं या पेडागोजी घर में बैठ करके पढ़ते रहते हैं, तो वो अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ट किलपैट्रिक ने कही है ये बात कि भैया जो प्रोजेक्ट मेथड है वो उनका है, और ये जॉन डुई के क्या थे? शिष्य थे। और ये जो मेथड है पूरा प्रोजेक्ट मेथड, ये किससे इंस्पायर्ड है? जॉन डुई का जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म जिसमें वो विश्वास रखते थे, यानी कि प्रयोजनवाद
प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो लर्निंग है वो काम आ पाए, तो वो प्रैग्मेटिज्म से ये संबंधित है, जिसमें बच्चे ग्रुप में फ्रीडम के साथ सीख पाए, टीचर एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हो, ना कि डंडा लेकर के अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, और बच्चों को इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाए। साइंस वगैरह में इसका काफी यूज किया जाता था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि भाई एक बच्चा जो है जनरली क्लासरूम में क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चनिंग करता है, तो वो शरारती है, अधिक जिज्ञासु है, असामान्य है या प्रतिभाशाली है। सर में फिर से भयंकर दर्द होना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। आंसर कीजिए फटाफट से, अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ही बढ़िया जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं। बी यानी अधिक जिज्ञासु है, बिल्कुल बात ठीक है। अगर क्वेश्चनिंग करता है बच्चा तो क्या होगा, जिज्ञासु है भाई, क्यूरियस है, जानना चाहता है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कई बार आपको याद आएगा कि भाई कुछ बच्चे तो मजे लेने के लिए टीचर के क्वेश्चंस पूछते थे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्शन सही देंगे चीजों को तो क्या होगा, आप उसको सही क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रोत्साहित करेंगे, एक दिशा देंगे, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। क्यूरियोसिटी की वजह से वो क्वेश्चंस पूछता है, और हम पॉजिटिव चीजें लेकर के चलते हैं। जो असामान्य चीजें होती हैं उनको ध्यान में रख करके क्वेश्चन नहीं किया जाता, जो जनरल और नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं ह्यूमन लाइक, उनको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली होगा ये जरूरी नहीं है ना कि सार्थक ही हो सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। प्रतिभाशाली की तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो खुद भी सॉल्व कर लेता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछेगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे वो पूछे। ठीक, तो क्यूरियस या ज्यादा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है प्रतिभाशाली है, बट क्यूरियस है, और क्यूरियस है तो प्रतिभा आ जाएगी भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। संवेग समझते हैं आप, नहीं समझते, इमोशंस। ठीक है, संवेग मतलब कि इमोशंस का जो जन्म है वो कहाँ से जनरेट होंगे इमोशंस, तो आंसर कीजिए। इमोशंस शारीरिक विकास से होगी उत्पत्ति, मूल प्रवृत्तियों से, संप्रत्तियों के निर्माण से, या फिर आदर्श से। बहुत बढ़िया। मैकडूगल की जो एक थ्योरी है इंस्टिंक्ट की, जिसमें उन्होंने बात किया कि मूल प्रवृत्ति होती है मनुष्य में कितनी, 14, और इन 14 जो इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर, बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो जन्म से हैं, ये क्या जन्म देंगे, इमोशंस को जन्म देंगे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मान लीजिए जो एस्केप है एक प्रवृत्ति है, बचना चीजों से। अब ये क्या है, एस्केप जो है प्रवृत्ति है, इससे एक इमोशन का जन्म होगा, जो एक टेम्परेरी सी फीलिंग है, वो है फियर। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे, जैसे बहुत मतलब 14 इन्होंने इंस्टिंक्ट दिए हैं, हर किसी से रिलेटेड एक इमोशन दिया है, जो इनकी इंस्टिंक्ट की थ्योरी है उसके अंदर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, अभिप्रेरणा डैश चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अभिप्रेरणा चक्र समझते हैं, मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो कौन सा एक जो यहाँ पे चक्र है या क्रम है वो सही होगा, ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, 4 ऑप्शंस देख करके थोड़ा आंसर कीजिए। छोटा दिख रहा होगा बट काम चलाना पड़ेगा। आंसर कीजिए फटाफट से। अभिप्रेरणा चक्र, कोई बात नहीं हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बचा के रखो, ऐसे लाइक काम आएगा पेपर में वहां करना लाइक। बताओ एक बार आंसर करो। बहुत बढ़िया। तो इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी इंग्लिश मीडियम वालों को, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़े दिन की ही बात है, थोड़ा एक स्पेशल सीरीज हिंदी के लिए भी रहने दो, इंग्लिश की चलती ही रहेगी हमेशा। मोटिवेशन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा मैंने एक चीज आपके सामने लिखी थी जिसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल अलग अलग कोचिंग में भी, एनडीए और गार। क्या है ये, मोटिवेशन साइकिल के 6 स्टेप हैं। एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, ये है नीड मतलब आवश्यकता, पहला जो स्टेप है। ठीक है, फिर है आपका क्या होगा ये बताओ एक बार, ड्राइव, बिल्कुल प्रबल प्रेरणा जो ड्राइव है। फिर है ए फॉर अराउजल यानी उत्तेजना। देन आपका एक गोल आएगा, गोल ओरिएंटेड व्यवहार आएगा, बेसिकली लक्ष्य निर्देशित आप व्यवहार करेंगे। फिर जो ए है वो अचीवमेंट हो जाएगी गोल की, और फिर उत्तेजना में कमी आ जाएगी यानी रिडक्शन इन अराउजल।
ठीक है बात। तो ये आपको बेसिक चीज ध्यान में रखनी है। पहले हमें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम मोटिवेटेड फील करते हैं जब हमें वजह से एक ड्राइव जनरेट होगी जो आपको थोड़ा सा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए धकेलेगी। ओहो हो, ठीक, जो आपको आगे धक्का देगी एक तरीके से ड्राइव, जिसकी वजह से आप चलेंगे आगे। फिर अराउजल है। अराउजल मतलब आग, जैसे ज्वाला जल गई है बिल्कुल। ठीक, अब ये अराउजल आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने की तरफ धकेलेगा कि आप सही दिशा में व्यवहार करें, फोन लेके ना बैठे रहें, पढ़ाई करें। ठीक, फिर है अचीवमेंट हो गया, आपको आपके गोल की सीटेट पास हो गया, D+ भी पास हो गया, एक नौकरी मिल गई। फिर उसके बाद जो रिडक्शन है इस अराउजल में, जो आग लगी थी इसको बुझा लिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आप जीवन भर फिर भैया बत्ती लगा के घूम रहे हो बहुत ज्यादा एकदम फुल फुर्ती के साथ। तो क्या होगा, उससे रिडक्शन हो जाएगा अराउजल में। अब आपको अराउजल की जरूरत नहीं, कोई और नीड आएगी तब आप उस तरीके से फिर से मोटिवेटेड होंगे। ठीक, तो ये था आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत यानी एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थियोरी क्या है? विक्टर ब्रूम ने दी, मास्लो ने दी, हर्नबर्ग ने या स्किनर ने? आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका विक्टर ब्रूम। देखो अब्राहम मैस्लो की हम ऑल्टरनेटिव्स चूज करते हैं कॉन्शियसली कि हम ये काम करेंगे अगर, तो इससे हमें ये एक रिजल्ट मिलेगा, और ये करेंगे तो ये चीज को अवॉइड कर पाएंगे, इसलिए हम करते हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं और फिर हम उस चीज को गेन कर लेते हैं। क्रिएटिविटी जो होगी जिस व्यक्ति में, उसमें ये विशेषताएं पाई जाएंगी। हाँ, इस टाइम नेटवर्क इशू रहने लगा है। तो जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी होगी उसमें ये प्रॉब्लम्स कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, ये पाई जाएगी। ये बताइए एक बार। बफरिंग अभी नहीं है, अभी क्लियर है यहाँ से जो रास्ता है आपका वीडियो देखने का। आंसर कीजिए। अंतर्मुखी जरूरी नहीं है इंट्रोवर्ट हो, भिन्न सोच जरूरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो पता ही होगा आपको, जो हम डिस्कस करते रहते हैं समय समय पर। अपसारी सोच, दिशाओं में सोच पाएगा ऐसा बच्चा, अलग अलग दिशाओं में कुछ नया नया। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी भिन्न सोच, सबसे अलग या थोड़ी सी अलग, जिसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ये बच्चे ग्रहण कर सकते हैं आसानी से, या इनके अंदर एबिलिटी होती है। तो ये कौन से बच्चे हैं? पिछड़े हुए हैं, प्रतिभाशाली हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये प्रतिभाशाली बच्चे होंगे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से सीखने की योग्यता रखते हैं, और 11 साल के बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, अमूर्त चीजें जो आइडियाज में होती हैं, जिनको टच और फील नहीं किया जा सकता, जिनका IQ 140+ है, जो गिफ्टेड बच्चा है, वो आसानी से या जल्दी से उसके अंदर एबिलिटी है एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीख लेने की, चाहे वो साइंस के ऐसे कॉन्सेप्ट हों, चाहे वो बाकी चीजों के हों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, मतलब पेपर पेंसिल जो टेस्ट है आपका, उस वो कैसा है, जो असेसमेंट है पेपर पेंसिल का। बहुत बढ़िया बिट्टू जायसवाल जी, आप पहली बार आई हैं, बहुत ही खुशी की बात है। तो होपफुली आपको लेट्स लर्न का माहौल पसंद आया होगा। बताएं एक बार। कागज पेंसिल यानी कि सिर्फ पेपर पेंसिल पर टेस्ट लेते हैं आप, यानी कि इतने % नंबर आए, 90% आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं। बताओ एक बार। मेरा तो छोड़ ही दो सरकार कहाँ कहाँ से पढ़ती हूँ, क्या क्या पढ़ती हूँ, बहुत सारा कुछ सरदर्द है। कागज पेंसिल पेंसिल जांच द्वारा आकलन क्या किया जा सकता है? बताएं एक बार। भाई आप क्या करते हैं, आप
आकलन को सीमित कर देते हैं अगर सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करें तो, क्योंकि बच्चा जो है पेपर पेंसिल टेस्ट से आप उसकी जो किताबों की नॉलेज है वो तो जांच सकते हैं, बट उसके अंदर जो बाकी की क्षमताएं हैं, बाकी की स्किल्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की एबिलिटी हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो उसकी, चाहे वो बाकी क्षेत्रों में म्यूजिक का इंटरेस्ट हो, ये सब चीजें नहीं आप माप पाएंगे। इसलिए को स्कोलेस्टिक एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप अगर सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे हैं तो आपने लिमिटेड कर दिया, उसको एक दायरे में बांध दिया। ठीक, तो इसलिए आकलन को या असेसमेंट को सीमित कर देगा। जो पेपर पेंसिल टेस्ट है सभी आयामों को माप नहीं पाएगा। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो डोमेन्स हो सकते हैं क्लासरूम में, वो कैसे हो सकते हैं, सीखने के रूप में, रुचि के रूप में, चरित्र के, या फिर इन सभी में। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया दीदी, इट्स ट्रेनिंग। कहाँ सदा खान, कहाँ बारिश हो रही है? किस जगह रहते हैं आप? मौसम ऐसा ही रहता है वैसे आजकल, ठीक है पहले से। बिल्कुल, इन सभी यानी कि ऑल ऑफ दी फॉलोइंग। भाई आप लर्निंग की जो एबिलिटी है सब में अलग हो सकती है, हर इंसान इंटरेस्ट सबके अलग हो सकते हैं, जो पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टर है इंसान का, वो अलग हो सकता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सभी के बेसिस पे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सिंपल डी आंसर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अभी और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी सोशल लर्निंग जो है वो स्टार्ट होगी कैसे? भीड़ से, अलगाव से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, समाज के तौर तरीके, नियम कानून, सीखने की चीजें, ये सब जो सीखते हैं आप समाज के संपर्क में आके सीखते हैं। अगर आप किसी के संपर्क में ही ना आए तो आप सोशलाइज्ड नहीं बनेंगे, आप सामाजिक नहीं बन पाएंगे, ना आप बोलना सीखेंगे, ना आप कुछ करना सीखेंगे, बैठे रहेंगे एक रूम में बॉक्स में बंद होकर के। जो ह्यूमंस होते नहीं है, ह्यूमन बीइंग क्या है, सोशल इन नेचर होते हैं, यानी हम सोशल बीइंग हैं, सामाजिक प्राणी हैं। इसीलिए अभी हम 21 दिन के लॉकडाउन में बहुत ही दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं घर पे बैठ के, क्योंकि हमें मौका नहीं मिल रहा सोशलाइज करने का, चार बातें करने का दोस्तों से। ठीक, तो संपर्क से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, यानी एक स्पेसिफिक या स्पेशल स्टेज है सोशलाइजेशन की विद्यालय के अंदर? पहला है किशोरावस्था, फिर है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर शैशवावस्था। आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बाकी के सेशन है ना, ईवीएस के, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, उनको कर देंगे कंटिन्यू, होपफुली कल से ही देखते हैं अगर कुछ हो पाता है तो। बताएं एक बार। ए, नहीं नहीं नहीं, जो विद्यालय में इंपॉर्टेंट है दैट इज बाल्यावस्था, यानी कि यही चाइल्डहुड ही है, स्पेशली लेटर चाइल्डहुड, जब बच्चा स्कूल में जाएगा और स्कूल में जाकर के वो दोस्तों के साथ मिलेगा, लंच करना सीखेगा, एक दूसरे की बात मानना सीखेगा, कोई बच्चा रो रहा होगा उसको सुनेगा जाकर के, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, वो मिलजुल करके सोशलाइजेशन उनका बहुत बेहतर तरीके से एक स्पेशल या स्पेसिफिक वे में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन, खेलना मिलना शुरू करते हैं बच्चों में। नेक्स्ट है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करें, वैल्यूज होती है ना हमारे अंदर के, भैया हम ह्यूमंस हैं तो हम किसी को परेशानी में ना देखें, चोरी ना करें, डकैती ना डालें, किसी का बुरा ना चाहें। सांस्कृतिक मूल्य जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हमें मिली हैं, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य है सामनाम दंड भेद से, बस धन अर्जित करने की इच्छा आपकी। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य या फिर आध्यात्मिक मूल्य। नैतिक मतलब मॉरल वैल्यूज होती हैं हमारी कुछ, और कुछ हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कहानी है जो कि आज के युग के लिए बहुत ही सार्थक है, ये इनके इन प्रकार जो है धनार्जन हो जाना चाहिए, चाहे हम सामने बेवकूफ बनाएं, किसी को बच्चा बोलें, किसी के लिए कुछ करें, बट धनार्जन जो है बैक एंड पे ये जरूरी है, बाकी सारी चीजें जाए तेल लेने। ठीक है, तो आंसर जो है वो बी है। और एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत बड़ा एक अपने आप में इंडस्ट्री है इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मतलब जहर भी बेच देंगे दिखा करके कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेलकूद के जरिए बच्चों से किस प्रकार का विकास संभव है? खेलकूद में कैसे, कौन सा विकास होगा बच्चों का अगर हम बात करें प्ले की या स्पोर्ट्स की? तो आंसर कीजिए, परस्पर सम्मान की भावना, यानी कि परस्पर सम्मान की भावना का क्या मतलब है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख पाएंगे, या फिर सहयोग एवं सामंजस्य यानी कि कोऑपरेट करें और एडजस्ट करना सीख पाए आप। सामाजिक गुण यानी सोशल जो एबिलिटीज हैं वो सीखेंगे आप, या उपयुक्त सभी? आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बहुत ही बढ़िया, बहुत सही, बहुत। डी, बिल्कुल। ये सारी चीजें हम खेल कूद में, यानी कि जो स्पोर्ट्स है स्पेशली स्कूल में, ये सारी चीजें सीखते हैं। हम टॉलरेंस सीखते हैं, हार जीत को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे सामाजिक गुण सीखते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की हम बात कर रहे थे अभी 1-2 दिन पहले। 23 पेयर होते हैं टोटल ह्यूमन बींग्स में, और टोटल अगर इन टोटल देखें नंबर्स का तो 46 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होंगे। लड़का पैदा होने के लिए, यानी कि अगर आपको मेल चाइल्ड चाहिए या बॉय चाहिए, तो उसके लिए जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कौन से उत्तरदायी होंगे? तो हमने एक चीज पढ़ी थी, मदर हुई ये, और ये हैं फादर। फादर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होंगे XY, और यहाँ पर जो होंगे वो XX होंगे हमेशा। यहाँ से X ही जाएगा क्योंकि सेम है। यहाँ से अगर X गया तो गर्ल, अदरवाइज XY, अगर Y जाता है तो ये बॉय चाइल्ड होगा, यानी कि मेल चाइल्ड होगा, लड़का होगा, यानी कि C ऑप्शन हो गया सिंपल सही आंसर। अगर यहाँ पे गर्ल का पूछा होता यहाँ तो आप ये जो डी ऑप्शन है इसके साथ चले जाते अगर लड़की का पूछा होता। इसमें गलती नहीं करनी है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है 1 नंबर का। आगे बढ़ेंगे, ये आई थिंक लास्ट ही है। क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि हेरिडिटी के एस्पेक्ट में अगर हम पूछें, हेरिडिटी के कुछ विशेषताओं के बारे में अगर आपसे बात की जाए, तो कौन सा एक जो कथन है वो सही नहीं है, ये आपको यहाँ पहचानना है। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। ये बफरिंग का पता नहीं क्या इशू है, यहाँ से तो नहीं है। आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर बताइएगा आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए। इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, आंसर बहुत सारे गलत कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें रुचि यानी इंटरेस्ट, अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड, पसंद यानी कि फिर से चॉइस, नापसंद डिसलाइक्स आपकी, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं यानी कि आपका इमोशनली कैसे आप चीजों को अडेप्ट करते हैं, ये सारी चीजें समावेशित होती हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ हेरिडिटी गवर्न नहीं करती, इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये जो हम धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, काटते रहते हैं एक दूसरे को, कहाँ से आया? ये हेरिडिटरी नहीं है ये, ठीक है, ये सोसाइटी ने भरा है, ठीक। तो एनवायरनमेंट का अंतर है इस चीज में, ये कह सकते हैं। तो जो आंसर है वो डी होगा, ये नहीं है। बाकी चीजें पूर्ण तरीके से आपकी आनुवांशिकता से जुड़ी हुई हैं, जैसे शारीरिक गठन, जो फिजिकल आपका स्ट्रक्चर है वो आपकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही ज्यादा, क्योंकि कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा जोर देती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिंग का निर्धारण हम समझते ही हैं भैया, लिंग का निर्धारण मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये जो बात है ये कहाँ से आई है? ये हेरिडिटी से आई है, क्रोमोसोम्स के टाइम पे, जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये चीज निर्धारित हो जाएगी। फिर है यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, बिल्कुल सही बात है, हेरिडिटी की वजह से ट्विंस हो पा रहे हैं, एनवायरमेंट से तो हो नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। बाकी के तीनों का में जो प्रभाव है वो ज्यादा हेरिडिटी का है, ना कि एनवायरमेंट का। तो हेरिडिटी के विषय में कौन सी बात गलत है? डी ऑप्शन। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, एप्टीट्यूड, हर चीज जो है सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से नहीं, एनवायरमेंट से भी प्रभावित होती है। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, और साथ में सबसे पहले आप बता करके जाएंगे आउट ऑफ 30 आपने क्या तीर मारे आज, यानी कि कितने ठीक हुए आपके क्वेश्चंस। अगर बाद में भी ज्वाइन किया तो भी आप देख करके बता करके जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। मतलब अपनी श्रद्धा तो नहीं होगी, बट ठीक है, जिनकी भी होगी, ठीक बात। तो यहाँ तक का काम करेंगे आज, और होपफुली आपको सेशन जो है पसंद ही आया होगा, ठीक है। मैम न्यू स्टूडेंट, बहुत बढ़िया राजू सोनी, मैं क्यों खुश। थैंक्स अ लॉट मैम जी, धन्यवाद संध्या। 26 सही हुए हैं, बहुत बढ़िया। शाहरुख, रूबी कह रही हैं 22 सही हुए हैं, 24 सही हुए हैं, आरती कह रही हैं 25 तक, 20 से ऊपर हैं अगर, तो स्थिति ठीक है, क्योंकि कुछ तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के चक्कर में भी गलत हो जाते हैं कई बार, है ना। बाइलिंगुअल करेंगे, बट अभी इसको 10 दिन तक चलने दो। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हम सब लर्नर्स हैं, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ करके, और धन्यवाद जया। 17 तो थोड़ी चिंता की बात है, तैयारी कीजिए थोड़ी और, पढ़िए पेडागोजी को, कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना, सीखिए हर रोज कुछ नया। चलिए बहुत बढ़िया, गुड नाइट। कल मिलेंगे, कल 9 बजे तो मिलेंगे ही, और पॉसिबल हुआ अगर
तो उससे पहले मिलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 9 बजे तो पक्का मिलेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे अब। हेलो हिमांशु मैम, आई एम न्यू। अच्छा रेनू जी, टू लेट्स लर्न आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपलोड अ मैराथन सेशन इन इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश में बहुत सारे मैराथन सेशन हैं, कर दिए जाएंगे अपलोड, टेंशन मत लो, बहुत समय है हमारे पास। वॉइस अच्छी है जी, धन्यवाद अंजलि जी, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये ऐसी मिली थी मुझे तो कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद फिर भी आपका ना। ऐसे जाति धर्म और क्या क्या बोले जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ, इनमें हमारा क्या योगदान है, कुछ नहीं। तो हेलो हिमांशी एक्वायर किए हैं। हेलो हिमांशी मैम, आई एम न्यू टू लेट्स लर्न, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपलोड अ मैराथन सेशन इन इंग्लिश ऑल्सो। करेंगे करेंगे। अदर चरण स्पर्श जी, बस ऐसे बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, नाम निकल गया आपका। हाँ बारिश हो गई, हाँ चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहने की कोशिश कीजिए। मुश्किल टाइम है बट निकल जाएगा, और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन कीजिए, ध्यान रखिए। करियर विल पर जब भी होंगी बता दिया जाएगा, परसों मैं डिस्कस कर पाऊंगी, अभी तो बंद है परसों तक। रिकॉर्डेड बैच जो है वहाँ अवेलेबल है, उसको आराम से देखो, जितने लोगों ने लिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ हर कोई जाओ, बट जो लोग हैं ऑलरेडी वो देख सकते हैं इतने वो वाली वीडियोस जो रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी। चलिए टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।